खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। असम में अमित शाह का बड़ा ऐलान। रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का किया वादा। ओवैसी का असम के सीएम और पीएम मोदी पर इल्जाम। कहा मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की कोशिश जारी। ममता बनर्जी ने फिर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा बैरूनी अफराद की आमद आसान बनाने के लिए अफसरान के तबादले। मालदा वाकये की जांच में जुटी एनआईए। अदालती अफसरान के घेराव केस में तहकीकात जारी। सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी। इंतखाबी मौसम में पीएम मोदी का पुदुचेरी में रोड शो। हुक्मरान इत्तेहाद को कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। हैदराबाद में एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना को जनूबी एशिया का टेक्सटाइल दारुल हुकूमत बनाने का रेवंत चीफ मिनिस्टर ने किया आज़म। और ईरान में स्टील पैदावार की सलाहियत तबाह कर दी गई। हथियार नहीं बना सकेंगे ईरानी। इजरायली वजीर आजम का दावा। आसाम से खबर है। अमित शाह ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ऐलान किया कि रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी के नफाज से गैर कानूनी दरअंदाजों पर काबू पाया जा सकेगा और वो 4 शादियां नहीं कर सकेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि वजीर आजम मोदी और वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कबायली तरक्की के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया और बीजेपी के दोबारा इक़्तिदार में आने से उस मनसूबे पर अमल दरामद मुमकिन होगा। भाइयों बहनों, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हम आसाम में यूसीसी लेकर आएंगे। यूसीसी आने के बाद आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आसाम में भी यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। हर माता बहन को 3,000 रुपया हर महीने देंगे। किसानों को 11,000 रुपया साल का देंगे। चाय बागान के परिवारों को हम पट्टा देने का काम करेंगे। और इतने सारे युवा खड़े हैं, 2 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देने का काम करने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर। तो अमित शाह आसाम में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने चायगांव में जलसे के दौरान इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत को दरअंदाजों के हवाले कर दिया था। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो असम को गैरकानूनी तारिकीन वतन से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाएगा। मगर कांग्रेस की सरकारों ने इस असम को घुसपैठियों के हवाले कर दिया था। पलासबारी बारों मुझे बताओ, घुसपैठियों को असम से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये घुसपैठिए असम के गरीब की जमीन छीन रहे हैं। तो इस बीच असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर सख्त हमला किया और कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मालूम है कि वो असेंबली इंतखाबात हारने वाले हैं। हिलकांडी में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान वज़ीर आला ने बीजेपी के इंतखाबी नगमे पर रक्स भी किया और दावा किया कि पार्टी 90 से 100 नशिस्तें जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आएगी।
AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम में इंतखाबी मुहिम के दौरान धुबरी में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए। असद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी क़यादत असम में मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहती है और अक़लियती तबके को उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर फैसला करें और इंतखाबात में सोच समझ कर वोट दें। याद रखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप हो, वो खत्म करना चाहते हैं। मोदी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर ये तरुण गोगोई हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी एक सियासी लीडरशिप यहाँ पर मजबूत हो। मैं उस पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद एक ही है कि आपकी जिंदगी इज्जत से गुजरे, नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को स्कूल और कॉलेज मिले, आसाम से खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसियों ने मुसलमानों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के दो रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, एनआरसी हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। इसको मुकम्मल कर रही है बीजेपी। कौन मुश्किल में आ रहा है? कौन तड़प रहा है? किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है? कोई कांग्रेस के नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेजने का भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे। 9 तारीख के दिन ताला चाबी पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे। के लिए वोट मांगने नहीं आए। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ने इंतखाबी मुहिम के दौरान हरिरामपुर में एक रैली से खिताब किया और लोक फनकारों के साथ रुख्स करते हुए अवामी तवज्जो हासिल की। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने इस तरह यहाँ मौजूद कारकुनान में जोश व खरोश भी बढ़ा दिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि बंगाल में बैरूनी अफराद की आमद को आसान बनाने के लिए अफसरान के तबादले किए गए और उन पर बाहर से आए लोगों को बीजेपी की जानिब से सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, ताहम अवाम ऐसी साजिशों को नाकाम बना देंगे। बीजेपी बांग्ला থেকে সব সরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে মালদায় দাঙ্গা করেছে। কাকে দিয়ে জানেন? মুম্বাই থেকে নিয়ে এসেছিল পাগড়িধারী, টাকাধারী বিজেপি দল, ভোট কাটারি। হাতে নাতে গ্রেফতার করেছে। আজকে সকালবেলায় সিআইডি করেছে। ইলেকশন কমিশনের এনআইএ আসার আগেই অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। বাগডোগরা থেকে পালাচ্ছিল। আমি সিআইডি কে অভিনন্দন জানাই। বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা। গুজরাটের একটা মেসেজ আসছে আমার কাছে, সব তো ওদের লোক নয়, আমারও বন্ধু বান্ধব। मगरबी बंगाल के मालदा तशद्दुद मामले के मुबैना मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो पोर्ट से बंगाल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया। हुकाम का कहना है कि वो कालियाचक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर हुजूम को उकसाने और वहां से ना जाने की तरकीब देते हुए देखा गया था। इस मामले में अब तक 35 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 19 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 2 फ्लोर है। अभी कौन कौन है उनके घर पे? अभी तो घर में हम देखा नहीं है। अभी ऐसे कौन रहता है उनके साथ? कौन कौन रहता है? उनका वाइफ रहता है, बच्चा लोग रहता है। लास्ट अपने साथ कब देखा था उनको? हो गया 3 दिन हो गया। आपने खबर सुना उनको कि अरेस्ट कर लिया गया? और हम सुबह सुना है न्यूज में। क्या सोचे, मतलब वो
तो मगरबी बंगाल में मालदा वाकये पर जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच एनआईए की टीम मालदा पहुंची और अफसरान के घेराव के वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर और सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही है, जिसमें मगरबी बंगाल हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाए गए थे। एनआईए की टीम ने मोथाबाड़ी और कालियाचक थानों का दौरा किया और वाकये से मुतालिक शवाहिद भी इकट्ठा किए। उधर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बयानात भी सामने आए हैं। मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस का इस पूरे मामले में उनका हाथ है, जबकि एआईएमआईएम के बंगाल सदर इमरान सोलंकी ने कहा है कि इसमें मुलव्विस अफराद किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं बल्कि वो आम शहरी थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। ये घटना जो मालदा में हुई है ये निंदाजनक है। एक ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारा देश संविधान से, आइन से चलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन सर एक बात इसमें और बोलूंगा, एक घटना जो हुई है मालदा में, जो लोग जो होते रहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। वो लोग थे देश के नागरिक जिनका जो वो आगत हो रहा है, उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा है, वो परेशान, उनको समझ में क्या करे वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो आम जनता थी। तो सरकार भी जनता से है। जो हमारे जो जज है, हमारे जो पार्टी के, जो हमारे देश के गवर्नमेंट सर्वेंट है या हम नागरिक है, सबकी सैलरी हमें सबकी मिलती है जनता के पैसों से। देखिए टीएमसी ने इस वाकये को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी लीडर शशि पांजा ने कहा है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस वाकये में बीजेपी के बराह रास्त और बिलवास्ता रवाबित को बेनकाब किया है। शशि पांजा का इल्ज़ाम है कि मरकजी मुलजिम को एयरपोर्ट से फरार होने दिया गया, ताहम सीआईडी ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस वाकये में बीजेपी का किरदार मशकूक है और अवाम के सामने हकायक लाए जाएंगे। বন্দ্যোপাধ্যায় তার জনসভাতে যে পিছনে ষড়যন্ত্র, এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা, অমিত শাহ কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসার আগে দিন করা, সমস্তটা এক্সপোজ করে দিয়েছেন উনি। দেখা যাচ্ছে একে ইচ্ছে করে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির মদত রয়েছে। এরা যতই ওই মিমের বিরোধী বলুক আর ইত্যাদি করুক অনেক কিছু, কিন্তু মদত দিয়েছেন তারা এই অরাজকতা করার জন্য। এবং এটা তো সত্যি যে বাগডোগরা এয়ারपोर्ट पीएम मोदी असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पुदुचेरी पहुंचे और शहर में एक रोड शो किया और अवाम से एआईएनआरसी और बीजेपी इत्तेहाद की हिमायत की अपील की। रोड शो के दौरान बीजेपी कारकुनान ने नारेबाजी के साथ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला पुदुचेरी के वज़ीर दाखिला भी उनके हमराह मौजूद थे। ये रोड शो पुदुचेरी शहर में से होकर गुजरा। इस दौरान सकाफती प्रोग्रामों और रिवायती रुख्स ने माहौल को जोश खरोश से भर दिया। बीजेपी ने पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए अपने तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। केरला के कन्नूर से खबर है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इंतखाबी रैली से खिताब किया और इस दौरान मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब भी केरला में कुदरती आफात आई, मरकज़ ने रियासत की मुनासिब मदद नहीं की। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि रियासत के यूडीएफ अरकान पार्लियामान में केरला के मुतालिबात को मौसर अंदाज में उठाने में वो नाकाम रहे। सीएम विजयन ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने दीगर रियासतों को मदद फराहम की, लेकिन केरला के मामले में बैरूनी इमदाद को भी रोकने का रवैया इख्तियार किया। उन्होंने दावा किया कि एलडीएफ इत्तेहाद आइंदा असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ दोबारा इख्तियार में आएगा। ഈ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും. ഏതൊരു നാടിന്റെ വികസനവും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കൂടിയാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്തായിരുന്നു? അതീവ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടേത്. ആ പങ്കാളിത്തം അങ്ങേയറ്റം നിഷേധാത്മകമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ विशाखापट्टनम में बहरिया को मिली सौगात की खबर है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यहां जदीद स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल कर दिया। इस मौके पर आला फौजी हुकाम और दिफाई शोबे से वाबस्ता शख्सियात भी मौजूद थी।
यह जदीद जंगी जहाज हिंदुस्तान में ही बनाया गया है और इससे मुल्क की खुद इन्हिसारी के कौमी मिशन आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल करार दिया जा रहा है। इस तकरीब से खिताब करते राजनाथ सिंह ने कहा कि ताराखेरी हिंदुस्तान की बढ़ती हुई बहरी ताकत की अलामत है और इसकी बहरिया में शमूलियत से बहर हिंद के खित्ते में निगरानी और ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। आज इंडियन नेवी में स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक तारागिरी की कमीशनिंग हो रही है। इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मैं मानता हूं हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। तारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं महिलाओं डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि किसी भी बहरान की सूरत हाल में बहरिया हमेशा सफ़े अव्वल में रहती है। वज़ीर दिफा ने कहा कि एक मजबूत और बासलाहियत बहरिया नागुज़ैर उसकी ज़रूरत है क्योंकि मुल्क की तवानाई सलामती का बड़ा इन्हिसार समंदरी रास्तों पर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहरिया न सिर्फ कौमी सलामती को यकीनी बनाती है बल्कि आलमी सतह पर भी इंसानी इमदाद और हंगामी हालात में अहम किरदार अदा कर रही है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का मैं मानता हूं एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि यह नेसेसिटी है। इस बात को यानी मैरीन इंपॉर्टेंस को हम भली भांति समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी नेवी चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि इजरायली हमलों में ईरान की स्टील पैदावार की तकरीबन 70% सलाहियतें तबाह कर दी गई है। वीडियो बयान जारी करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उनकी कार्रवाइयों से ईरान के पासदारान इनकलाब के माली वसाइल और हथियार बनाने की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के अहम कमांडर्स और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। יחד עם ידידינו האמריקנים, אנחנו ממשיכים לקטוש את משטר הטרור באיראן. אנחנו מחסלים מפקדים, מפציצים גשרים, מפציצים תשתיות. בימים האחרונים חיל האוויר השמיד 70% מיכולת ייצור הפלדה של איראן. זה הישג אדיר ששולל ממשמרות המהפכה גם מקורות כספיים. खबर तेहरान से है। ईरानी सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी देना एक जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के बयानात आलमी कवानीन और इंसानी उसूलों के खिलाफ है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने वाज़ेह किया है कि रियासत हिंदी ज़बान के खिलाफ नहीं बल्कि उसके जबरी नफाज की मुखालफत कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने SSLC इम्तहानात में तीसरी ज़बान के तौर पर हिंदी को लाजमी करार देने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आला ने दो लिसानी पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा कि किसी भी ज़बान को तलबा पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता और रियासती पॉलिसी मकामी ज़बान और अंग्रेज़ी को तरजीह देती है। See, you should not impose on students. Hindi you should learn. See, during our period also, when we were students, Hindi was not compulsory. This time also Hindi was not compulsory. During the SSLC examination, it was compulsory earlier. Now we have removed the compulsory from the examination, and we are not coming in the way of learning Hindi. Hindi, you can learn Hindi. Whoever wants to learn Hindi, let them learn Hindi. तेलंगाना के वज़ीर आला ने रियासत को जनूबी एशिया का टेक्सटाइल दारुल हुकूमत बनाने का अज़्म किया है। हैदराबाद में मुनक़िदा एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2026 से वो इस मौके पर खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न के तहत रियासत को $3 ट्रिलियन मईशत बनाने का हदफ रखा गया है, जिसमें टेक्सटाइल सनअत कलीदी किरदार अदा करेगा। रेवंत रेड्डी ने इस दौरान सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि वो खुद बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन, बरक़ी, पानी, मराआत और तेज़ रफ्तार
मंजूरियों की सहूलत फराहम करेगी। To Hyderabad and Telangana. At this conference, 13th TechCon 2026, you are not only guests but also friends and partners in development who share our vision. India has a rich history and tradition of creating the best cloth. For centuries, art and culture helped India perfect its traditional textiles. As per our tradition, as Chief Minister of Telangana, I carry divine dress for Lord Sri Rama at Bhadrachalam temple on Sri Rama Navami. Telangana can proudly say we have textiles in our DNA. During the rule of Nizams, traders from all over the world came to buy cloths and pearls in Hyderabad. You know, Hyderabad is the rocks and lakes and pearl city. From our famous Pochampalli Ikkats to Gadwali sarees, Warangal Dharis to waves of Narayanpet. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वेणुवंत राव ने मुजवजा मरदमशुमारी में ओबीसी तबके को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम आयद किया। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी के तरीक़ेकार से आम लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी और गैर ज़रूरी तफसीलात जमा की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर SC और ST तबकात का डेटा जमा किया जा रहा है तो ओबीसी तबके को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। ये देश भर में मौका देख के ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उसमें ओबीसी रखे नहीं, जनगणना करते बोले तो ओबीसी है ही नहीं, पॉपुलेशन वाइज हम हाईएस्ट है। ये बीच में जैसा राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद अनएम्प्लॉयड से मिला, किसानों से मिला, नौजवानों से मिला, गरीब से मिला, उसके बाद उनको पता लग गया अरे भाई मैं अब तक समझा था SC ST को अन्याय हो रहा, उससे ज्यादा ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा। तो इस वजह से वी कम टू द पावर, विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोलने के बाद यहाँ इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार आई, आते ही हमारे रेवंत रेड्डी साहब कैस्ट वाइज सेंसस करे, उसके बाद से 150 करोड़ घर घर गए, लोगों का कितने लोग हैं क्या करते हैं सब ले लिए। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।